हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो फॉर रेड बटन एंड हिट द रेड बटन और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कोलबर्ग ये सीटेट के लिए, नेट के लिए, ये डिफरेंट टेट के लिए ये चैप्टर बहुत आता है, ये टॉपिक बहुत आता है। कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि मोरल डेवलपमेंट के बारे में, मोरालिटी के बारे में, नैतिक सिद्धांत का, नैतिक विकास कैसे होता है बच्चों में या किस फेज में कैसा रहता है मोरालिटी, उससे रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी थी जो कि बहुत फेमस हुआ था। इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज बनाए थे, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज के बेस पे शॉर्ट स्टोरी सुनाते थे और उसके बेसिस पे नैतिकता का मूल्यांकन करते थे, मोरालिटी के बारे में बताते थे वो। इन्होंने लगभग 72 बॉयज़ का, जो कि 16 से 17 साल के एज ग्रुप के थे, उनका एक सैंपल लिया और उन्होंने अपना शोध कार्य किया। इसमें वो मोरालिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में बताते थे। तो नैतिकता किस चीज़ से जुड़ा हुआ? नैतिकता मतलब नैतिक चीज़ें जो हुई कि क्या सही है या क्या गलत है। बच्चे किसी भी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। तो जो ये सही और गलत का निर्णय होता है डिसीजन जाने के लिए, तो उससे पहले सही गलत में एक दुविधा होती है, दुविधा यानी डायलेमा। तो उन्होंने ये वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया, डायलेमा यानी कि दुविधा। तो बताया उन्होंने कि दुविधा होती है सही और गलत की पहचान करने में। वो बच्चे रीजनिंग करते हैं, तर्क करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, और उसके बाद, उस तर्क के बाद वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है। इनका जो कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में एक नाम बहुत आता है, हिंज। तो हिंज डायलेमा के साथ ये ज्वाइन हुआ था, हिंज डायलेमा। ये बहुत फेमस है, कई बार आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा जानते हैं। इन्होंने एक स्टोरी के थ्रू ये बताना चाहा है कि ये क्या होती है, मॉरलिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक स्टोरी बताते हैं ये कहते हैं कि हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है यूरोप में, जिसकी वाइफ बहुत बीमार होती है, बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। और डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि आपकी वाइफ तभी ठीक हो सकती है जब एक सर्टेन मेडिसिन का नाम बताते हैं, निश्चित दवा का नाम बताते हैं कि अगर ये दवाई उनको मिल जाए तो ये ठीक हो सकती है। बिल्कुल मौत के कगार पर होती है उनकी वाइफ, तो ये कोशिश करते हैं कि वो दवाई अवेलेबल कर ले। तो जब पता करते हैं तो वो दवाई एक फार्मासिस्ट के पास मिलती है, सिर्फ एक फार्मासिस्ट के पास ही होती है जिसने उस दवाई को शायद खुद बनाया हुआ होता है। हिंद जब उसके पास जाते हैं और उससे दवाई मांगते हैं तो मेडिसिन मांगने पर वो जो फार्मासिस्ट होता है वो कहता है कि नहीं भाई, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, दाम होता है उसके 10 गुना, 10 टाइम्स मोर देन कॉस्ट वो डिमांड करता है। वो बोलता है कि 10 गुना दाम मांगता है, बोलता है लेना है तो लो, नहीं तो फिर जाओ। हिंज अपने परिवार, रिलेटिव्स, आस पड़ोस सबसे हेल्प मांगते हैं ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सकें। मदद मिलती है इनको, लेकिन उतनी नहीं मिल पाती जितने में वो दवाई आ सके। वो वापस से जाते हैं फार्मासिस्ट के पास और कहते हैं कि अभी मेरे पास लगभग आधी कॉस्ट, आपने जितना डिमांड किया था उसकी आधी कीमत मेरे पास आ गई है, आप इसे ले लो और मुझे दवाई दे दो ताकि मैं अपनी वाइफ को बचा सकूं, और जो बाकी के रकम होंगे वो मैं फिर आपको बाद में चुकता कर दूंगा। लेकिन जो वो फार्मासिस्ट होता है ना, वो कहता है कि नहीं, मैं तो भाई पूरे पैसे लेकर के ही दूंगा, चाहे आपको लेनी हो तो लो, नहीं लेनी हो तो नहीं लो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके हिंस के गिरगिराने पर कि मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी, आप दे दो। तो वो अपना उसने एक बना रखा था कि नहीं भाई, मेरे को इतने में ही बेचनी है, तो वो तैयार नहीं होता।
अब हिंज क्या करते हैं, जब रात होती है तब उसके दुकान को तोड़ के और वो दवाई चुरा लेते हैं, चुरा के लेके जाते हैं और अपनी वाइफ को बचा लेते हैं। तो यहीं पर इन्होंने जो कोलवर्थ थे, इन्होंने इस स्टोरी को सुनाकर बच्चों से ये पूछा कि भाई ये बताओ कि क्या उन्होंने सही किया या उन्होंने गलत किया। सही अगर उसे सही कहते हैं तो उन्होंने एक ये किया था कि अपनी वाइफ को बचाया था, तो उस हिसाब से वो सही हो सकता है। लेकिन उन्होंने चोरी की थी, दुकान तोड़ा था, चोरी की थी, तो ये गलत भी हो सकता है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग आए और उसके आधार पर इन्होंने ये थ्योरी दी। कोलवर्थ ने और भी बहुत सारी स्टोरीज बताए बच्चों के सामने और उसके बेस पर अपना रिसर्च रखा। इन्होंने जो अपनी रिसर्च रखी उसमें एज वाइज ग्रुप बांटे, मतलब लेवल बांटे, जिसमें कि उन्होंने 3 लेवल्स कहा और 3 लेवल के अंदर हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस थे, यानी कि 3 2 जा 6, 6 स्टेजेस बताए। अब ये क्वेश्चन भी आता है आपका सीटेट के अंदर कि कितने लेवल थे। अगर लेवल की बात आएगी तो आप 3 कहोगे, लेकिन स्टेज की बात आएगी तो 6 कहोगे। ये ध्यान रखना है कि लेवल पूछ रहा है या स्टेज पूछ रहा है, स्तर पूछ रहा है या अवस्था पूछ रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो इन्होंने यही कहा कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस में जो इन्होंने बात करी, उसने वही कहा कि जो भी डिसीजन होते हैं, मोरल डिसीजन जो भी होते हैं, वो बेस्ड होते हैं किस पे, मोरल रीजनिंग के ऊपर। तर्क कैसे होंगे, नैतिक तर्क होंगे, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं मोरल डिसीजन। तो यानी किसी डिसीजन से पहुंचने पर या पहुंचने के लिए उससे पहले बच्चे डिस्कस करते हैं, अपनी दुविधा में रहते हैं, डायलेमा में रहते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फिर उनको जो भी सही लगता है उनके अकॉर्डिंग वो वैसा करते हैं और ये एज पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने जो 3 लेवल बताए ना, वो 3 लेवल इस तरह से है। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, अवस्था नहीं कह के इसको स्तर कह सकते हैं हम। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वर्ड को आप पकड़ के रखो, आप उसको याद रखो तो ये सारे हो जाएंगे। पहला आता है प्री कन्वेंशनल, दूसरा होता है कन्वेंशनल और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और तीसरा पश्चिम परंपरागत, ये 3 लेवल आते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इन तीनों लेवल को फर्दर 2-2 स्टेजेस में जो बांटा गया है वो कैसे। देखिए इन्होंने एक ऐसे ट्रायंगल के थ्रू भी शो कर सकते हैं। जो शुरू का 2 हमारा है, ये हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। फिर जो 2 आते हैं ये हमारे कन्वेंशनल स्टेज आते हैं और फिर जो ऊपर के 2 स्टेजेस है ये हमारा पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। तो शुरू के 2 कैसे डिवाइड किए हुए हैं, बाद के 2 कैसे हैं, जैसे आपने देखा अवॉइडिंग पनिशमेंट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और सेल्फ इंटरेस्ट, ये दोनों प्री कन्वेंशनल में आते हैं। दूसरा जो कन्वेंशनल है इसमें गुड बॉय एटीट्यूड और लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी, ये दोनों आते हैं। और थर्ड स्टेज जो फाइनल स्टेज होता है उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल आते हैं हमारे। प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है ये 4 से 10 साल के बच्चों के लिए लिया जाता है। कई जगह ये लिखा था 0 to 10 years या लेस देन 10 years। तो देखिए जो शुरू एज होते हैं ना 4 साल से नीचे, उस टाइम पे बच्चों में नैतिक विकास नहीं हुआ होता, उन्हें नैतिकता की समझ नहीं होती, इसलिए हम 3 years तक के बच्चों को इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। 4 साल के बच्चे से ये शुरुआत हो जाती है कि उन्हें पता चलना शुरू होता है कि क्या होती है नैतिकता। तो इसलिए हम इसको जो पहला स्टेज है, पहला लेवल है, वो 4 से 10 साल का हम टाइम टेन्योर इसमें रखते हैं। अब देखिए इसमें इस लेवल में 2 स्टेजेस आ जाते हैं। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, यानी कि दंड एवं आज्ञापालन अवस्था, और दूसरा हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। तो सबसे पहले हम पहले वाले के लिए आते हैं, मतलब ये फर्स्ट जो हमारा है स्टेज का पहला, अगर हम कह सकते हैं इसको, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। इसमें ना बच्चा जो होता है वो पनिशमेंट और जो उसको पुरस्कार मिलता है उसके ऊपर उसके काम निर्धारित होते हैं। बच्चा देखता है कि उसको पुरस्कार मिलने वाला है काम से या दंड मिलने वाला है,
जैसे अगर किसी बच्चे ने कोई गाली दी, ठीक है, उसको टीचर ने उसके लिए पनिशमेंट दिया, दंड दिया, या मम्मी ने दंड दिया, तो अब जो दूसरा बच्चा है ना, उसको जो देखेगा या खुद वो भी ये देखेगा कि भाई इस काम को करने से मैंने गाली दी थी, इसलिए मुझे इसके लिए दंड मिले, पनिशमेंट मिला, तो आगे से वो उस काम को नहीं करेगा। फिर अगर उसको किसी काम करने के लिए एप्रिसिएशन मिल जाती है, पुरस्कार मिल जाता है, कुछ रिवॉर्ड मिल जाती है, तो वो काम वो फिर से वापस से करना चाहेगा। तो ये देखते हैं कि इसमें अच्छा काम, बच्चा ये सीखता है कि अच्छा काम करने पे हमें पुरस्कार मिलता है, और जो बुरा काम करते हैं तो उस पर हमें दंड मिलती है, तो हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। ये जो एज होता है, इसमें यही ये बच्चे सीखते हैं कि जो भी काम होगा वो या तो पुरस्कार के लिए होगा या दंड के लिए होगा, यही दोनों के लिए वो काम, कोई भी काम करना चाहते हैं। जैसे बच्चे को हम कहते हैं कि चलो आज अपना होमवर्क पूरा कर लो, तब मैं क्या दूंगी, एक ट्रॉफी दूंगी, तो बच्चा क्या करता है, फटाफट वो अपना होमवर्क पूरा कर लेता है। तो ये एज जो होता है, पुरस्कार पाने के लिए काम करता है या दंड नहीं पाने के लिए वैसा कार्य नहीं करता है जिसमें उसको दंड मिलने वाला होता है। अब जो दूसरा इसका स्टेज है, सेकेंड स्टेज हमारा होता था साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव एंड इंडिविजुअलिज्म। इसमें बच्चा टिट फॉर टैट, यानी कि टैट जैसे को तैसा वाली भावना इसके अंदर रहती है। अब देख, एक बच्चा स्कूल में जाता है, मान लो लीजिए उसके क्लासमेट ने क्या किया, उसकी पेंसिल तोड़ दी। अब वो बच्चा क्या करेगा कि तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी, लो मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ देता हूँ, या फिर मैं तुम्हारी बुक फाड़ दे रहा हूँ। तो एक बच्चे ने अगर उसे कुछ तंग किया, कुछ चीजें चुरा ली, या उसको एक धक्का लगा दिया, दूसरा बच्चा भी जा करके उसको वापस से उस बच्चे ने पहले बच्चे को धक्का लगाया या उससे उसके साथ मारपीट करी, तो ये इसमें टिट फॉर टैट वाली भावना आ जाती है कि जो जैसा करेगा मैं वैसा ही उसको दूंगा। ये वाली भावना इसके अंदर आ जाती है। बच्चे वैसा ही काम करते हैं जो उसके साथ किया जाता है, वैसा ही रिटर्न्स वो देते हैं। ये दोनों स्टेजेस जो होते हैं वो एक्सट्रीमली इम्पोज्ड या आप कह लो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, या तो सोसाइटी के ऊपर या अथॉरिटी के ऊपर। सही या गलत वो अपने दिमाग से नहीं सोचते, उनको वैसा सोसाइटी सोचवाती है, या फिर कह लो कि जो अथॉरिटी होते हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये उन्हें बताते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए, ये अच्छा काम है। जो हमारा दूसरा स्टेज होता है, दूसरा लेवल होता है, सॉरी, वो होता है कन्वेंशनल लेवल, यानी कि परंपरागत स्तर। इसमें 10 से 13 साल के बच्चों को लिया जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था इसमें आती है। इसमें इसका जो स्टेज है, यानी कि तीसरा स्टेज आप कह सकते हैं, 2 स्टेज आपने पहले देखा, ये तीसरा स्टेज है और ये चौथा स्टेज है हमारा। तीसरा स्टेज जो होता है वो पर्सनल एकॉर्ड स्टेज कहा जाता है। इसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को देखी जाती है, यानी कि बच्चे में गुड बॉय, गुड गर्ल, इस तरह की ओरिएंटेशन होती है, नाइस ओरिएंटेशन होती है। बच्चा ये शब्द सुनना चाहता है कि अरे तुम तो अच्छे लड़के हो, गुड बॉय हो। कुछ भी काम करने पर अगर उसको ये मिलता है कि आप गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो, आप गुड गर्ल हो ना, आप रोना मत, आप गुड बॉय हो ना, ये काम फटाफट कर लो, आप गुड बॉय हो ना, दूध पी लो, आप गुड गर्ल हो ना, ये होमवर्क कर लो। इस तरह की अगर कुछ भी चीज़ें कही जाती है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन अगर होती है, तो ये इसी में लेवल में आती है। इस लेवल कन्वेंशनल लेवल के कौन से स्टेज में, पर्सनल एकॉर्ड स्टेज में आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गुड बॉय गुड गर्ल किस लेवल में आती है, किस उम्र के बच्चे करना चाहते हैं, या किस स्तर पे होती है, या किस अवस्था में होती है। तो आप इसका नाम दोगे पर्सनल एकॉर्ड स्टेज या फिर कन्वेंशनल लेवल में ये चीजें आती है। इसमें बच्चे प्रशंसा प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। वैसा काम वो हर काम करेंगे जिसमें कि उसको ये सुनने को मिले, अरे वाह आप तो गुड बॉय हो, अरे वाह आप तो गुड गर्ल हो। तो ये सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, और इस काम के लिए, उस चीज को पाने के लिए, वो प्रशंसा पाने के लिए, अप्रिसिएशन पाने के लिए वो काम करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है ना, ये स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नियम कानून को ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। जो भी सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाता है। इसमें नियम क्या है, कानून क्या है जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, उसको बहुत ध्यान में रखता है। हर काम सम्मान पाने के लिए होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो कि वो देखते हैं कि भाई रेड लाइट होती है तो सारे स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अदरवाइज एक्सीडेंट होने का डर होता है।
हर कोई इसको फॉलो करते हैं, ये फॉलो करना अच्छी बात है, इसलिए हमें भी ये करना चाहिए, ये थिंकिंग बच्चों में आती है। तो वो एक नियम को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज में उनको अच्छा समझा जाए। नियम कानून जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनको वो मेंटेन रखते हैं, कोशिश करते हैं कि मेंटेन करें। ट्रैफिक लाइट की आप उदाहरण ले लो, या फिर कोई भी, कि जैसे बच्चों को कहा जाता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो ये एक नियम कानून बनाया हुआ है समाज के द्वारा। अब उसको ये पूरा करने के लिए काम करते हैं कि हाँ, हम भी अगर झूठ नहीं बोलेंगे, समय पर स्कूल आना चाहिए, तो बच्चे समय पर विद्यालय में जाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये नियम बने हुए हैं स्कूल की तरफ से। वैसे ही ट्रैफिक लाइट में कि हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल चलना चाहिए। तो बच्चे देखेंगे कि ये काम करने से भाई एक नियम बना हुआ है सोसाइटी में, हर कोई, बड़े भी इसका ध्यान रखते हैं, और ऐसा करने से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये चीज़ करने के लिए वो आगे उन्मुख होते हैं। ये दोनों स्टेजेस जो होते हैं ना, ये भी सोसाइटी के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यानी बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी ऐसा करने के लिए कहती है, और वो सोसाइटी से ये सीखते हैं कि सोसाइटी में अगर अच्छे से सरवाइव करना है, उनका प्रशंसा पाना है, उनके सम्मान उनका पाना है, तो हमें सोसाइटी और अथॉरिटी ने हमें जो कह रखा है हमें वो करना चाहिए, जो नियम बना रखे हैं वो हमें मानने चाहिए, और उसको वो फॉलो करते हैं। तीसरा स्टेज हमारा आता है, तीसरा लेवल आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये 13 ईयर्स एंड अबव, 13 साल से ऊपर जो भी होते हैं, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। सीटेट के अंदर ज़्यादातर फर्स्ट और 2 लेवल, सेकेंड लेवल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कम होते हैं, फिर भी हमें इनको जानना जरूरी है। इसमें जो 2 लेवल स्टेजेस होते हैं, 5वां और 6ठा, उसके बारे में हम लोग जाने। जो 5th स्टेज होती है वो होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज, इसमें सोसाइटी की बात तो मानते हैं, साथ ही वो अपने इंडिविजुअल राइट की भी बात करते हैं कि भाई हमारा सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो है, जो भी नियम है, कानून है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो तो हैं, लेकिन हमारा अपनी सोच कहाँ है, अपना राइट कहाँ है, वो भी ये करते हैं। सपोज कोई अगर ऐसा काम है जो 95% लोगों के लिए अच्छा हो, लेकिन हो सकता है किसी सर्टेन केस में वो किसी एक व्यक्ति के लिए या 2 व्यक्ति के लिए या कुछ व्यक्ति के लिए वो सुटेबल ना हो, वो अच्छा ना हो, वो गुड ना हो, तो वो जो डिसीजन होंगे ना, उनके रीजनिंग होंगे, वो कभी कभी रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, और वो रॉन्ग डिसीजन उस टाइम के लिए उनके लिए सही होता है। जैसे कि हमने हिंज वाले में देखा कि अगर उसने रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया होता कि स्टीलिंग नहीं करते, वो चोरी नहीं करते, तो उनकी वाइफ की जान चली जाती। तो चोरी करना गलत बात है, ये सबके लिए हुआ, सभी मानते हैं इसे, लेकिन उस सर्टेन कंडीशन में वो रीजनिंग उनके लिए गलत थी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। उनके लिए उस समय ये था कि अपनी वाइफ की जान बचानी है। तो यही इस वाले में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज में बताई जाती है। इसमें जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं वो भी कभी कभी सही माने जाते हैं, और जो भी काम होता है ना, वो समाज के साथ संबंध बनाए रखने के लिए करते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे। समाज के साथ हमें अगर संबंध बनाए रखना है तो हमें उसके लिए अच्छा काम करना होगा। अगर हम बुरा काम करेंगे तो समाज हमें, सोसाइटी हमें अपने से अलग कर देगी। और ये बच्चे समझते हैं, इस एज में जाने के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि समाज जो है वो हमेशा भले के लिए बनाया गया है, तो जो भी करेगी समाज ने, जो भी सोसाइटी ने उनके लिए दिया है वो अच्छे के लिए दिया है, और उस बात को वो स्वीकार करते हैं। जो हमारा 6th स्टेज है वो होता है यूनिवर्सल इथिक्स या फिर इंटेंशन स्टेज, यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता की बात इसमें की जाती है। इसमें समाज के नियम तो होंगे, लेकिन मनुष्य क्या करता है, इसमें अपना विवेक लगाता है। अपना विवेक तभी लगा पाता है जब उसके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त चिंतन की क्षमता हो उसके अंदर। वो क्या करता है कि ठीक है, समाज ने ये नियम बनाए हैं, लेकिन इससे हटकर वो क्या करता है, खुद का भी एक नियम बनाता है, स्वयं भी नियम बनाता है। उसकी थिंकिंग इतनी ब्रॉड हो जाती है इस
लेवल पे आकर के कि वह खुद भी नियम बनाना शुरू कर देता है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता कि सोसाइटी ने जो नियम बनाए बस मैं उसी को फॉलो करूंगा। उसे अगर सही लगता है कि कुछ ऐसे नियम भी खुद से बनाए जा सकते हैं जो कि सोसाइटी के भले के लिए है, तो सबका भला हो सकता है, तो वो उस नियम को फॉर्म करेगा। ये लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है और ये लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल है और इसका जो ये स्टेज है 6 स्टेज है, ये भी सबसे हाईएस्ट स्टेज आता है इसमें। ठीक है, इस स्टेज पे कुल मिला के पूरे वर्ल्ड का अगर कह लो 10 to 15% ये बहुत है, इससे भी कम व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो इस स्टेज पर पहुंच पाते हैं, यानी खुद का नियम बना पाते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो भारत के अंदर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर आप ये देख सकते हो मार्टिन लूथर किंग जो थे, बहुत फेमस थे, नेल्सन मंडेला। ये सारे इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक नियम बनाया। ठीक है, और जो सोसाइटी के लिए आगे जा करके एक माइलस्टोन साबित हुई कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने खुद का नियम बनाया जो टफेस्ट था, उस टाइम के लिए बहुत डिफिकल्ट भी था। जब हम अपने नियम को इम्पोज करते हैं पूरे सोसाइटी के ऊपर तो ऑफ कोर्स वो डिफिकल्ट होता है, बट अगर वो सही है सोसाइटी के भले के लिए तो फिर धीरे धीरे उसको सब कोई मानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे स्टेजेस पे बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया। अब ये जो 5वां और 6ठा स्टेजेस होता है ना, ये सोसाइटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी डेवलप हो गई है, यहाँ पर वो खुद का नियम बनाने लगे हैं, यहाँ पर उन्होंने अपना विवेक लगाया, अपनी नियम, अपना सोच, उसमें अपना ये लगाया कि हाँ भाई क्या सही है और क्या गलत है ये मैं खुद सोच सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, तो ये सोसाइटी या अथॉरिटी इन दोनों से बंधे हुए बिल्कुल नहीं होते, बल्कि इनसे हट के ये खुद का डिसीजन लेते हैं। इनके रीजनिंग में अपना डिसीजन होता है, अपना विवेक भी होता है। Thanks for watching #Achievers. Stay safe and tune to our channel. Keep watching and keep practicing. Till then, thank you. Bye bye.